बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हम खबरों से करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज की खबरें। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं। पहली खबर, वजीर आजम लाहौर के तारीखी स्टेडियम का कल इफ्तिताह करेंगे। कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन के बाद सज गया है। महंगी बिजली और गैस के बाद एलपीजी भी महंगी। जिले इंतजामिया ने लाहौरियों को गिरा फरोशों के रहम करम पर छोड़ दिया। इंसानी स्मगलिंग पे जो अनासर मुलव्विस हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और मसले का हल लाजमी निकालना चाहिए क्योंकि गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन का बहरान अब संगीन हो गया है। वेलकम बैक वंस अगेन। खबरों की तफसीलात के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, आमिर रजा खान साहब और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब ये होने जा रहा है कि कल इंतजार की घड़ियां आपकी भी खत्म हो जाएंगी, हमारी भी खत्म हो जाएंगी। वो फाइनल और खूबसूरत लुक कज़ाफी स्टेडियम के आपके सामने आ जाएगी, जो कभी आपने पहले ऑब्वियसली बड़े बड़े मैचेस भी हुए हैं, हमने कभी उसकी लुक में तब्दीली कज़ाफी स्टेडियम की नहीं देखी। बहुत सारे मसाइल होते थे, शायकीन बड़ी शिकायत करते थे। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको एक नया कज़ाफी स्टेडियम मिलेगा जहां आपको किसी शिकायत का सामना कम अज़ कम नहीं होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कल बाकायदा तौर पर जाएंगे और इसका इफ्तिताह करेंगे। आमिर भाई, ये बड़ी रंगारंग तकरीब होगी। बड़ा लाइट शो, लेज़र लाइट शो और इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें शामिल की गई हैं और मेरा ख्याल है करना भी चाहिए। तफरी इंटरटेनमेंट तो है नहीं यहाँ पर, एक ही इंटरटेनमेंट है और वो है क्रिकेट, जिसके अलावा पूरी कौम जो है किसी बात पर इंटरटेनमेंट के हवाले से भी मुतहद नहीं होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात है कि एक नया इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम जो है वो बन गया है। आज मैं जब सुबह वहाँ से गुजरा लिबर्टी चौक से, तो बहुत तेज़ी के साथ जो काम जो है उसको फिनिश किया जा रहा था, यानी वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना था, बाकी लोग थे। तो मेरा ख्याल है कि आज के आज ये सारे का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छी और खुशाइंद बात ये भी है कि जिन लोगों ने दिन रात वहाँ पे काम किया, रात को 2 बजे ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मेरा ख्याल है कि आप अपने जब मजदूर को खुश करते हैं और उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी भी देते हैं और उसको शाबाश भी देते हैं, तो डबल स्ट्रेंथ होती है जब आप अगले किसी प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का ये बात तो माननी पड़ेगी कि थपकी और शाबाश जो है उनकी तरफ से बिला तौतल मिलती है, यानी उसमें आपको और ये मैटर भी बड़ी करती है और ये मैटर करेगी। ये छोटा सा हमें लगता है कि जैसे मजदूरों को या वहाँ पे काम करने वालों को, जो इंजीनियर्स, उनको खाना दे दिया, हमें ये लगता है खाना, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा खाना होगा। किसी प्रोजेक्ट में किसी प्रोजेक्ट वालों ने इस तरह से फिनिश करके उनको खाना नहीं दिया होगा कि भाई आपने दिन रात काम किया था, आए हम आपको शाबाश दें। इनके लिए एक मैच फ्री है। अच्छा, हाँ, इन सब के लिए काम करने वालों के लिए ये तो फिर बड़ी अच्छी बात आपने बताई। आप चैंपियंस ट्रॉफी का इंटरनेशनल मैच जो है आप मुफ्त देखेंगे और मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा काम है जो इन लोगों को हमेशा याद रहेगा। और अगर फिर कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी जगह पे मौका मिला तो लोग शायद आज जिस तरह से मैच का टिकट खरीदते हैं, लोग इस बात का भी करें कि यार लॉटरी काट लो, साड़ी बारी भी आ जाए, ऐसी काम करिए। बिल्कुल ये बात है, तो इसका क्रेडिट चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए। और जो इंटरनेशनल स्टेडियम है उसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म के हाथों ही बनता था। पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पर मौजूद हैं और वज़ीर आज़म की अप्रिसिएशन भी डे फर्स्ट से साथ रही। ये मोटिवेशन भी जरूरी होती है कि आपको आपके मुल्क का सरबराह जो है वो साथ चल रहा है और आपके हर काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना देखें, इसमें हम जब मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला थे तब हमने देखा, तब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे उस दौर में, थोड़े से दौर में, तो तब भी जो लाहौर के प्रोजेक्ट्स थे या पंजाब के प्रोजेक्ट्स थे उस पे उस हर जगह पे जो है वो मोहसिन स्पीड का नाम भी बल्कि शहबाज शरीफ ने ही दिया था इनको। तो ये बड़ी अच्छी एक बात है। और जैसे आमिर भाई ने बताया है कि एक ऐसा स्टेडियम के जो आवाम को देखने में मिलेगा, बेहतरीन खूबसूरत स्टेडियम जो कि इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम होगा
और इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि रिकॉर्ड मुद्दत में इसको मुकम्मल किया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से ये मुकम्मल किया गया, और ये नहीं है कि अगर कम टाइम में मुकम्मल किया गया तो किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया गया, पहले से उसको बेहतर ही किया गया, मजीद बेहतर किया गया। निगरान वज़ारत आला के दौर में देखा, जब हॉस्पिटल की रेनोवेशन हो रही थी तो वज़ीर आला जो था वो बैठ के टाइलें चेक कर रहा था, सही लगी या नहीं लगी। पीआईसी में उन्होंने खुद ये चीज करके, क्रिकेट बोर्ड में भी यही हुआ कि रात को 2 बजे 1:30 बजे जिस टाइम उनका वो जो बात हम करते होते हैं ना कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो मोहसिन नकवी साहब ने मॉनिटरिंग खुद की, और मॉनिटरिंग खुद करने का नतीजा ये निकला कि काम बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, मेयारी हुआ, और उसके साथ साथ वक्त पे जो है वो मुकम्मल भी हुआ रिकॉर्ड मुद्दत में। तो इसी तरह से मेरा तो ख्याल है कि सबको जो है ना वो वो करना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से सरप्राइज विजिट करते हैं ना, ये सबको करना चाहिए। अगर आप इसे सीखना चाहें तो बहुत सारे लोग इससे सीख सकते हैं। अच्छा जी, पुलिस और रेंजर्स की जानिब से निश्तर पार्क में सर्च ऑपरेशन किया गया, स्टेडियम की कड़ी निगरानी की जा रही है। आज जो है वो टीमें जो है वो प्रैक्टिस भी करेंगी। सो वो रौनकें और वो एक्टिविटीज अब हमें बहाल नजर आ रही हैं। देखिए मेला ठेला तो अब शुरू हो गया, अब क्योंकि मौसम आ गया बहार का, और फरवरी में बसंत होती है, और बसंत के बाद से यहाँ पर जश्न बहारा, यहाँ पर जश्न बहारा क्या, अब तो 9 तारीख को हॉर्स एंड कैटल शो है, जिसमें बहुत सारी मुल्कों की टीमें जो है हिस्सा ले रही हैं। ये एक नई एक्टिविटी होगी। जैसे ही ये ख़त्म होगी तो आपके पास मौजूद होगा चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उसके साथ साथ आप 3 मुल्की सीरीज़ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। वनडे सीरीज़ है जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। इंटरनेशनल मैचेस का होना और इस तवातर के साथ होना, मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तानी गैर मुल्की जितने भी खिलाड़ी आते हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को जब अपने ही कजाफी स्टेडियम में वो देखेंगे, और वो जो रुकावटों वाला और बड़े बड़े जंगलों वाला सिस्टम भी खत्म कर दिया ना, ये बहुत वो खत्म हो गया। वो मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि जो लोग टिकट लेकर आते हैं ना उनकी ख्वाहिश होती है, बेचारे नीचे बैठते ही नहीं थे, वो अब हर कोई कहेगा मैं नीचे बैठूंगा, और अब आप नई चीज एक्सपीरियंस करेंगे ना, आप जहाँ कहीं पे भी बैठ जाएंगे स्टेडियम का मंजर बड़ा नजर आएगा, क्योंकि खुद चेयरमैन साहब ने मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के ये एक्सपीरियंस करके दिखाई है चीज कि बड़ा अच्छा हर तरफ से मंजर नजर आ रहा है। सो मुझे ये बता दें आमिर भाई, ये लोगों को होता है ना कि हम फ्रंट पे बैठे, जरा उस जगह पे व्यू जो है वो वाला लें जहाँ से हमें मैच सही नजर आए। सो ये हर तरफ से एंगल पे अगर थोड़ा सा शायकीन को हम गाइड कर देते हैं ना कि बैठेंगे तो उन्हें इजीली नजर आएगा सारा। देखिए 2 एंड होते हैं, एक फार एंड एक पवेलियन एंड। हाँ। अब इसको समझना चाहिए। पवेलियन एंड वो है जहाँ पर प्लेयर्स बैठते हैं, उसको पवेलियन एंड बोलते हैं, और फार एंड जो उससे सामने की तरफ होता है। हमारे यहाँ पर ये जो है इसको एक तरफ आप कहेंगे FC कॉलेज एंड, जो कि फार एंड कहलाता है, फार एंड कहलाता है, और दूसरा ये अच्छे व्यूज हैं, यानी यहाँ पर अगर आप बैठना चाहें तो फजल इमरान, ये पवेलियन एंड के इंक्लोजर्स की बात बता दी है, ये इंक्लोजर्स हैं, और सामने वकार वसीम जो हैं ये हैं फार एंड के इंक्लोजर। ठीक है, तो ये दोनों तरफ बैठना जो है लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सामने आपको बैट्समैन नजर पहले आए पहले पाए होता है। नहीं, टिकट्स के रेट्स हैं जी। अच्छा, और उन टिकट्स के रेट्स जो हैं हर इंक्लोजर का। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, सब तो रह जाएगी बात, सॉरी, टिकट्स के रेट से मुझे बात याद आई कि कल आपके लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में दाखिला फ्री है, अगर आप इफ्तिताई तकरीब देखना चाहती हैं, जो कि रंगारंग भी होगी, लाइट शो भी होगा, और बहुत सारी चीजें उसमें होगी सबके लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी मैं ब्रेक में शो से पहले हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि क्या तरीकेकार होगा। मुफ्तो मुफ्त है जी, लोरियां में मुफ्ता लग गया कल वीकेंड। अच्छा है कि एक इवेंट मिल गया ना, वीकेंड आपकी गाड़ियों की पार्किंग मौजूद है, जहां पर आप गाड़ियां पार्क कर सकते हैं, जगह मखसूस कर दी गई है। आज बोर्ड जवेज़ा है, मैं आप गुजर के क्योंकि आया हूँ, तो मैंने सारी मालूमात जो चलें जी, कल के लिए तो मेला जो लूट सकता है लूट ले, बड़ा जबरदस्त शो होने जा रहा है। और कल के लिए अच्छा, मैं टिकट्स पे परेशान हो गई हूँ, 25 आउटलेट्स हैं और लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं। हसन, लोग मुझे तो लगता है कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो कैपेसिटी बढ़ाई गई है वहां पे बैठने की जगह नहीं बचेगी, जो हालात है। देखें, बात ये है कि हमारी कौम जो है ना, वो क्रिकेट से वैसे ही बड़ी जुनून की हद तक जो है वो मोहब्बत करते हैं, तो उनको मौका मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखने का। ठीक है, इसके साथ साथ एक तो ये अब जो 3 मुल्की सीरीज शुरू हो रही है, ये है। इसके बाद जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी होगी, और वो एक बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए, तो सारी तैयारियां की उसके लिए सबसे सारी तैयारियां की गई। और पाकिस्तान के लिए देखें, पाकिस्तान का जो एक इमेज खराब किया गया था वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है। अब चैंपियंस ट्रॉफी आई तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हो रही है,
और लोग जो हैं वो इसी वजह से ज़्यादा क्रिकेट अपने जो पसंदीदा प्लेयर्स हैं उनको देखने के लिए, क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि लोगों को अब फेस्टिविटी, देखें हमारे पास एक फेस्टिविटी थी बसंत, वो बदकिस्मती से हम लोगों ने ही ख़राब कर दी ना। बिल्कुल ऐसे। तो अब लोगों के पास जो एक्टिविटी है वो अब जाके दोबारा शुरू हुई है और वो क्रिकेट की शक्ल में है। तो मेरा ख्याल है इसमें सबको अपना किरदार भी अदा करना है इसको कामयाब करने के लिए, और एंजॉय तो करना ही करना कल के लिए सबके लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम के दरवाजे खुले हैं। बाकी ये जो आउटलेट्स हैं यहाँ पर आप जाकर अपनी टिकट्स भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी। वैसे तो अब वैसे बहुत ज़्यादा जो है टिकट्स फरोख्त हैं, तो आप सभी लोगों के लिए कल के लिए तो खास तौर पर दरवाजे खुले हैं, वो जी आप जा सकते हैं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब खबर ये है कि महंगी बिजली, महंगी गैस। यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जिन लोगों को गैस के बिल आ रहे हैं बेचारे दुहाइयाँ दे रहे हैं, और एक हमारी घर है जहाँ पर गैस आ ही नहीं रही। एलपीजी हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब अजाब ये है कि वो भी आपको महंगी मिल रही है। हसन अली, इसके कोई क्राइटेरिया है चेक एंड बैलेंस रखने का? ये भी अगर इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है तो फिर इंतज़ामिया जिस तरह सब्जियों की कीमतें, बाकी चीज़ों की कीमतें कंट्रोल कराने में फेल है। देखिए इसमें ना ये माफिया जो है ना, ये बड़ा तगड़ा माफिया है, ये छोटा माफिया नहीं है। यहाँ पर कौन सा माफिया जो है? एलपीजी का माफिया, एलपीजी का ऐसा माफिया है कि अगर मैं नाम लेने शुरू करूँ ना कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है तो आप सोच में पड़ जाएंगी। इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप को बहुत मोतबर समझते हैं। अच्छा, इसमें वो लोग शामिल हैं, ठीक है, जो सियासत में भी हैं। किस किस को पकड़ेंगे? वहां तक कोई जा ही नहीं सकता। कोई जा ही नहीं सकता, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ओगरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और ओगरा जो है वो एलपीजी की कीमत मुकर्रर कर देती है। वो सिर्फ कीमत मुकर्रर करते हैं, आगे इम्प्लीमेंट करवाना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है। आपके जो ये एसीज जिनको करोड़ों रुपए की गाड़ियां दे दी गई हैं, ये उनका काम है कि वो गाड़ी से उतरें और मार्केट्स में जाके देखें कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पे अभी बल्कि पिछले दिनों आमिर भाई के इलाके में, यानी कि रोही पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो 2 ब्लास्ट हुए और बड़े खौफनाक ब्लास्ट हुए, वो क्यों हुए? वो लापरवाही की वजह से हुए हैं। यहाँ पे गैर मेयारी सिलेंडर्स की भरमार है। आप कहीं ना जाएं, सिर्फ टाउनशिप मार्केट चले जाएं, भरमार है गैर मेयारी सिलेंडर्स की। कोई तो कीमतें जो है होंगे, कोई तो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कौन करेगा? बात फिर वही आ जाती है, अगर कोई आ भी जाता है तो उसको जेब गरम की जाती है उसकी, और वो अस्सलाम वालेकुम करके और वो चला जाता। अब ये माफिया कहाँ पर हम अभी मैं अगली खबर भी हर चीज में माफिया, वो वैक्सीन नायाब है, माफिया है, तो हम माफिया कह के तो बस इस चीज को छोड़ तो नहीं सकते। आमिर भाई की तरफ मैंने जाना है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। एक तो माफिया कह के हम चुप करके बैठ जाते हैं, एलपीजी महंगी तो माफिया है। अब कल भी हमने ये खबर डिस्कस की थी कि गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन का बहरान है, माफिया है। जी आमिर भाई, मावरा हुसैन ने अच्छी मेहंदी लगाई, स्टिकर वाली लगवा ली बस उसने। शादियां हो रही हैं वैसे आजकल, छोड़ दे माफिया पे। स्टिकर वाली लगवाई हुई है, माफिया पे। किस पर? माफिया पे। किस चीज की माफिया पे? गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन। पहले तो एलपीजी पे बात करते हैं, गर्दन तोड़ बुखार वाला कोई माफिया नहीं है, वो दवाई की कमी है। क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरा दिल कर रहा था, मैं हसन भाई इस वक्त बात कर रहे थे कि एलपीजी पर सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने हर जगह हर किसी को ये इख्तियार दे दिया है कि आप 2 सिलेंडर लें और आप फिलिंग शुरू कर लें। आप दुकानदार हैं, और यहाँ तक है कि इचरा के कब्रिस्तान के अंदर कब्रों के ऊपर एक फिलिंग स्टेशन बना हुआ है। पूरी दुनिया में एलपीजी, एलएनजी ये बिकती हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए बकायदा लाइसेंस है, उसके लिए बकायदा एक की बात करें। मैंने यहाँ पे 72 दफा प्रोग्राम देखे हैं जहाँ किसी का दिल करता है पेट्रोल वाली मशीन रखता है, पेट्रोल बेच रहा है, कोई लाइसेंस नहीं है उसका। सुनिए, पेट्रोल पंप है ना लाहौर शहर में, और वो जो खुला बेचते हैं ना, वो मजबूरन लोग लेते हैं, अदरवाइज लेते भी नहीं है उनसे। नहीं बिकता तो है, और वहाँ पर छापे पड़ते हैं, आपने देखे छापे पड़ते हैं, फिर भी वहीं पे। यहाँ पर मुल्तान रोड सब्जी मंडी में आपको याद है कितने मंजिला इमारत गिरी थी? बिल्कुल, सिलेंडर ब्लास्ट के, पता है मुझे, बिल्कुल पता है। अच्छा, उसके बावजूद हमने हर कोले वाला टाल, हर परचून फरोश, ऐसे ही है, बिल्कुल जिसका दिल करता है वो इलेक्ट्रिक तकड़ी रखे। क्योंकि सीजन है ना, तो हर जगह पर आपको जगह पर नजर। अच्छा मुझे बताएं,
मैंने दुनिया भर में देखे हैं ये गैस फिलिंग स्टेशन, वो बाकायदा फिलिंग स्टेशन हैं, फिलिंग स्टेशन है। उसके बाद जो वहाँ खुला बेचता है उस पर वो छापे मारते हैं, जैसे खुले पेट्रोल पे भी आमिर भाई वहाँ बिकता ही नहीं है। नहीं, बिकता है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग इस बात पर क्यों नहीं आते हो कि खुदारा ये गरीब का रोजगार नहीं है, ये गरीब बाकियों की जान लेने के दर पे है, इसको ख़त्म करें। अभी आपको बताऊं, वादत रोड कॉलेज है ना जी, उसके बाद 2 शादी हाल है और उसके बाद एक इमाम बारगाह है, उसके बाहर एक बंदे ने खाली जगह पर, आज के दिन की बात बता रहा हूं, उसने 4 तरपाल खींचे हैं और फिलिंग स्टेशन बनाया हुआ है। तो ये देखे उसके ऊपर वो फ्लैक्स भी लगी है, मुझे याद है, इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटी नहीं, वो लगी है। इंतजामिया ने कहाँ है? इंतजामिया कहाँ है? इंतजामिया मैं भी ये पूछ रहा हूँ, अपनी महंगी गाड़ियों से उतरे तो कराएंगे ना। हमारा डीसी बहुत काम करे, नहीं, बात करने वाली भाई डीसी का काम नहीं, इस चीज का काम है ना। जाबजात पे जो काम हो रहा है उसको तो हम बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट भी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। अच्छा, ये एलपीजी पे क्यों नहीं ये कर रहे, रिएक्ट कर रहे उस तरह से, जो कि ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा, जो कि हर गली मोहल्ले में एक फिलिंग स्टेशन बन गया है। आप भाई एक इनके फिलिंग स्टेशन मंजूर करें जैसे दुनिया भर में है, कंपनीज के सिलेंडर्स हैं, आपने लेना है सिलेंडर, आप जाएं अपनी बाइक पे जाएं, रिक्शे पे जाएं, गाड़ी पे जाएं, आप एक सिलेंडर खाली दें, दूसरा सिलेंडर लें, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड रहेगा। अब आ जाए, आपने जिस बात गर्दन तोड़ बुखार का किया था, कभी यहाँ पे शुगर की दवाई नहीं है, कभी हार्ट की दवाई नहीं है, कभी क्योंकि हमारे जो महकमे हैं वो फ्यूचर एज्यूम करके काम करते ही नहीं। आमिर भाई प्रायोरिटीज और हैं हमारे महकमे, चलो इनकी तो प्रायोरिटी यही है, जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। मेरे पास 1 मिनट है। इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कौन सी जिम्मेदारी? इनके पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि अद्वियात जो, और खासकर जान बचाने वाली है, जब स्टॉक आता है ना तो आपके पास लिस्ट होती है, आपको पता होता है कि कहाँ कितना, और आपके पास स्टॉक लिस्ट भी होती है, स्टॉक लिस्ट होती है। उस वक्त आप सोए रहते हैं और बाद में आप गवर्नमेंट को जो है बदनाम करने के लिए ये खबरें निकलवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, खबरें आपके साथ हमने शेयर की, अभी आप हेडलाइंस जानिए, ब्रेक होगी, उसके बाद हम दोबारा से शो में आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज है जी 6 फरवरी और जिनकी सालगिरह उनको हम विश करने जा रहे हैं। अमजद अली की सालगिरह है और इसके बाद जी हसनैन माजिद, मोहम्मद जुनैरा शहजाद, वलीद भट्ट, मोहम्मद अब्दुल्ला चौधरी, आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आपकी सालगिरह को भी ऐसे ही स्पेशल बनाया जाएगा। अगर आपकी सालगिरह कल है यानी 17 तारीख को, हमें अपनी पिक्चर्स और अपना नाम भेज दें, प्रोग्राम में आप भी शामिल हो जाएं। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज के भाव क्या हैं। अच्छा जी, मायदा की तरफ हम चलेंगे। बाकी रेट लिस्ट वो हमारे साथ शेयर करेंगी, लेकिन सरकारी रेट लिस्ट के अलावा ओपन मार्केट में अगर हम जाएं तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमेशा ही हमें रेट मुख्तलिफ नज़र आते हैं। तो यही है इंतज़ामिया के रेट, जिसको इंतज़ामिया ने जो है वो प्रूव करके दिखाना है कि उनकी रेट लिस्ट पे अच्छी सब्जियां मिल रही हैं कि नहीं। ऑल्दो ऐसा नहीं होता। चलते हैं जी हम मायदा की तरफ। जी मायदा, ओवर टू यू।
बिल्कुल, सब्जियों के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम की तब्दीली के साथ साथ सब्जियों में भी तब्दीली देखने में नज़र आ रही है। उनकी रेट लिस्ट जो है वो सुबह के औकात में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज किस सब्ज़ी किस भाव बिक रही है। आपके साथ रेट लिस्ट शेयर करेंगे। इस टाइम सबसे पहले हम बात करेंगे आलू की सरकारी कीमत की। तो आलू सरकारी नर 32 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 35 में फ़रोख्त किया जा रहे हैं। प्याज दर्जा अव्वल जो है वो 70, ओपन मार्केट में 75 में फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर की अगर हम बात करें तो 45 सरकारी नर्ख, ओपन मार्केट में 50 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहे हैं। अदरक की जो है वो अगर हम बात करें 350 जो है वो उसकी सरकारी कीमत है। बाहर ओपन मार्केट में 330 तक में फ़रोख्त किया जा रहे हैं। मटर सरकारी नर्ख 47, जबकि ओपन मार्केट में 50 में फ़रोख्त हो रहे हैं। शिमला मिर्च जो है वो 76 सरकारी नर्ख, ओपन मार्केट में 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहे हैं। बैंगन की अगर हम बात करें तो 66 सरकारी कीमत, जबकि ओपन मार्केट में 70 रुपये तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्ज़ मिर्च के हवाले से अगर हम बात करें 114 रुपये जो है वो सरकारी कीमत, जबकि बाहर ओपन मार्केट में 120 रुपये तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ सब्जियों के रेट लिस्ट हमने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसकी कीमतों में कहीं पर 2 से 3 या 5 रुपये तक इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, जिसके बायस हमारे शहरियों का कहना है कि बढ़ती प्राइजेस को जो हुकूमत है उसको कंट्रोल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी माहिदा। रेट लिस्ट के साथ आपने बताया कि मार्केट में सूरत हाल क्या है। सरकारी रेट लिस्ट एक तरफ और उसके साथ साथ जो रेट ओपन मार्केट में है, आप शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे रेट आपको डिफरेंट ही नज़र आएंगे और रेट लिस्ट भी लगी होगी, लेकिन उसकी सब्जियों का उन्होंने काउंटर जो है वो बिल्कुल अलहदा से बनाया होता है। तो यही अवाम का मसला है कि सरकारी रेट पर सब स्टैंडर्ड यानी अच्छी वाली सब्जी नहीं मिलती, जिसकी वजह से अवाम बेचारी परेशान है। खैर, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे माल का हाल। सो करेंसी रेट क्या है, अपडेट आपको कर देते हैं। लिस्ट हमारे पास है, आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में हम बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन में आपको ब्रेक पे जाने से पहले कह के गई थी। होता ये है कि खुदा न खास्ता किसी भी ऐसी परेशानी की सूरत में घर में आप छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जो लोग ख़ास तौर पे किचन में काम कर रहे होते हैं, अगर आप कुछ सब्जी वगैरह काट रहे हैं, कट लग जाता है, समटाइम बहुत गहरा कट लग जाता है, खून ही नहीं रुकता। अब ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, कुछ लोग पानी के नीचे हाथ रख लेते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर फौरन कुछ लगाने लग जाते हैं। तो वो चीज़ें जो अक्सर घर में हम देखते हैं कि कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, करंट लग गया, फिर उसके बाद खुदा ना खास्ता आजकल वैसे हीटर चल रहे हैं। अब तो मौसम काफ़ी तब्दील हो गया है, बट हमने अगर देखें 15-20 दिन पहले तो लोगों ने घरों में हीटर भी लगाए हुए थे। बच्चों के साथ लगाना भी आपको पड़ जाता है, उसमें आपको क्या केयर करनी है। फिर इसके साथ साथ कोई फायर इंसिडेंट हो गया तो फर्स्ट एड बेसिकली होती क्या है, फर्स्ट एड की अहमियत क्या है। घर में खुदा ना खास्ता किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया है तो समझ नहीं आती है कि आपने किस तरह से एकदम से हॉस्पिटल तो लेके जा रहे हैं, मुंह में पानी डाल रहे हैं, सांस बंद नाक बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, सीढ़ियों से कोई गिर गया, पाँव मुड़ गया, क्या करना है। तो ये फर्स्ट एड बेसिकली है क्या, इसकी ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, और अगर घर में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया है तो फौरी रद्दअमल क्या होना चाहिए। हमारे मेहमानों का मैं तारुफ कराना चाहूँगी। शाहिद वहीद कमर साहब मौजूद है, ज़िले ऑफिसर रेस्क्यू लाहौर है, और फराज अहमद मेडिकल टेक्नीशियन है। सो फराज हमें बताएंगे परफॉर्म करके भी कि मुख्तलिफ मराहिल में हमें बेसिकली करना क्या है। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शाहिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जी जी प्लीज़। फर्स्ट एड है क्या और इसकी अहमियत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में कह दिया कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो बेसिकली ये ज़िंदगी बचाने का एक अमल है, ठीक है। आपके सामने आप देखें लाहौर के, अगर मैं इंसिडेंट की आपसे डिटेल शेयर करूँ तो लाहौर में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 800 के करीब जो है वो हादसा रोनुमा होते हैं, जिसमें रोड पे चलने वाले लोग और जिसमें घरों में मेडिकल इमरजेंसी, जिसमें हार्ट अटैक और जो है उसमें बर्न के केसेस
अस्थमा के केसेस जो है जिसको हम डील करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। ऑब्वियसली क्योंकि हम बीइंग अ नेशन हम बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं और जो है वो पॉपुलेशन जो है ग्रोथ जो है हमारी माशाल्लाह बहुत हेल्दी है, इस हवाले से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास जो है वो उसी हिसाब से उसी तरह से हैं अगर देखा जाए तो। इसमें फ़र्स्ट एड के हवाले से रेस्क्यू 1122 ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया और जो है जिसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे हमने बहुत काम किया ताकि लोगों को जो है इसमें इब्तदाई तिबी इमदाद के तरीक़ाकार को सिखाया जा सके। इसमें अब तक तकरीबन हम जो है तकरीबन 1 लाख लोगों को इस वक्त जो है हम ट्रेन कर चुके हैं लाहौर में। 1 लाख से ज़ायद लोग होंगे जिनको हम इस वक्त तक जो रजिस्टर्ड हैं हम लोगों के साथ हम उन्हें ट्रेन कर चुके हैं। जी मैडम, फ्री ट्रेनिंग दी जाती है? ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। आपका जो रेस्क्यू स्टेशन है आपके इलाके में जो भी मौजूद है वहाँ पे आप उस पर जाके आप वो फौरी तौर पे आप जो है वो जाके उस पर रहनुमाई ले सकते हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग भी फ्री है और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग वहाँ पे दी जा सकती है। इसके अलावा दूसरा हमारा जो इस वक्त ऑनलाइन अब आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, PLSP प्राइम मिनिस्टर लाइफ सेविंग प्रोग्राम जो है हमारा जो है वो उसकी ऐप बनी हुई है, आपके मोबाइल में है। उसके छोटी छोटी कुछ वीडियोस हैं उसके ऊपर जिसको आप देखें और अपने ही घर पे एक पिलो लेके उस पर आप CPR की ट्रेनिंग उस पर परफॉर्म कर सकते हैं ताकि जो है आपको ज़िंदगी बचाने का अमल जो है वो सीख सकें। ऑब्वियसली जब कोई एमरजेंसी होती है तो जो प्रोफेशनल केयर है उसे पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बिल्कुल। और मीनवाइल दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी टू सस्टेन कैजुअलिटी, उसे आपने मैनेज करके रखना, उसे फर्दर अब जो आपके बड़े क्लोज वन होते हैं ना वो तो बेचारे वैसे इतने परेशान हो चुके होते हैं कि वो उस तरह से कोई फर्स्ट एड दे भी नहीं सकते हैं। तो आसपास वाले लोग अगर इस ट्रेनिंग किसका हिस्सा हो जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हो तो बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। जी बिल्कुल। मैं अगर बीइंग अ नेशन आप देखें तो आप अवाम को देखेंगे, अवाम बहुत हेल्पिंग है हमारी। बेशक। ऐसी करेक्टरिस्टिक्स आपको किसी नेशन में नजर नहीं आएंगी। कोई गिर जाए तो सब लोग अपना काम छोड़ के उसको देखना शुरू कर देते हैं। कोई खातून कोई दुपट्टा जिसका लटक रहा हो नीचे बाइक पे जा रही हो तो उससे 4 दफ़ा कहेंगे बाजी अपना दुपट्टा उठा लें, आप बीच में आ सकती हैं। तो लेकिन जो हेल्प है अगर उसे प्रोफेशनली सीख लिया जाए तो शायद आप ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से ज़िंदगी बचा सकें लोगों की। जी बिल्कुल। अब मुझे ये बता दीजिएगा, अक्सर हम देखते हैं गाड़ियों में हादसा हो जाते हैं, हमारे यहाँ ये रिवाज ही नहीं है कि आपने फर्स्ट एड बॉक्स कोई गाड़ी में रखा हो, तो कितना ज़रूरी है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए इसमें सिंपल फर्स्ट एड बॉक्स जो है अब तो जो टेक्निक्स जो आ गई हैं वो तो बड़ी सिंपल है उसमें, ठीक है। आप एक आधी कोई क्रैप बैंडेज आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। उसके अलावा आप जो है उसमें पायोडीन रख सकती हैं जो घर के अंदर जो अवेलेबल होता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको उसकी टेक्निक भी आनी चाहिए कि आपने ब्लीडिंग कंट्रोल कैसे करना है, आपने रोकना कैसे है। गाड़ियों के हवाले से अगर मैं बताऊं तो हमारे पास जो गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें गाड़ियों में आग लग जाती है, काफ़ी अक्सर ये जो है वाक़यात हो जाते हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ियों में आग लग जाती है। तो उसमें ऑब्वियसली अगर आप जो एक गाड़ी आपने 50-60 लाख की खरीदी हुई है तो उसमें एक 2-2.5 हज़ार रुपये वाला फायर एक्सटिंग्विशर लेके लाजमी रखें, वो आपको और आपकी ज़िंदगी दोनों को बचा सकता है। आपने सही कहा। जी अच्छा, घर में खवातीन अगर काम कर रही हैं, छोटे छोटे वाक़यात हो जाते हैं, कपड़े आयरन कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, करंट लग गया, तो फौरी तौर पर करंट लगने की सूरत में क्या इसमें 2 चीज़ें हैं कि सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक खातून को ट्रेन करना पूरे कुंबे को महफूज बनाने के मुतरादिफ है, ठीक है। खातून जो है घर में माँ की शक्ल में भी है, बहन की शक्ल में भी है, बेटी की शक्ल में भी है, बीवी की शक्ल में भी है। तो वो ऑब्वियसली सारा दिन वो उसने घर पे स्पेंड करना जो वर्किंग लेडी नहीं है। तो उसमें जो है उसमें देखें अगर खुदा ना खास्ता किसी को इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाता है तो इलेक्ट्रिक्यूशन में आपके मेन ऑर्गन ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी को करंट लगता है तो आप कोशिश करें कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी बंद ना हो जाए उसको आप टच ना करें। ठीक है। अगर आप उसे टच करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा उसका जो है वो आपका अपना भी नुकसान हो जाएगा, उसमें आप खुद भी उसकी लपेट में आ जाएंगे उस इलेक्ट्रिक्यूशन की। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आप बंद कर दें तो उसके बाद फिर आपने सिंपल 2 चीज़ें देखनी है जिसमें जो है आपने देखना है कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है उसकी। अगर तो सांस नहीं चल रही तो आपने फौरी तौर पर उसे CPR करना है। अगर उसकी सांस ठीक है तो इट मीन्स दैट कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। इलेक्ट्रिसिटी में बर्न जो है सिर्फ 2 जगह पे होता है जहाँ से बिजली जिस्म के अंदर दाखिल होती है, जो आपका कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी से जिसके साथ आप एक्सपोज होते हैं, और जहाँ से अर्थ होती है आपकी बॉडी में से। तो ये 2 हिस्सों में माइनर बर्न हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक्यूशन के जो ज़्यादा पेशेंट होते हैं वो उनके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर आप उस पर CPR करेंगे, जिनका सांस बंद हो जाता है उसे आप इमीडिएट बेसिस पे अगर आप CPR देंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन,
और जो है तो उससे आप उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। और अगर काम करते हुए किचन में कोई गर्म दूध गिर गया, गर्म पानी गिर गया, स्किन आपकी जल गई, उस सूरत में बिल्कुल ऐसे ही है। अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल खवातीन हमारे यहाँ हैं वो अक्सर आटा पे मल देती हैं, क्रीम लगा देती हैं ठंडा करने के लिए उससे, ताकि हीट निकल जाए, और टूथपेस्ट लगा देती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन आप इसका बेहतरीन हल ये होता है कि जब भी आपको बर्न हुआ है किसी किस्म का, तो आपने फौरी तौर पर उससे नल के नीचे कर देना, ताकि उसमें ठंडा पानी गिरे और उसमें से थोड़ी हीट एग्जॉस्ट हो, उसमें से निकले हीट। अगर आप कोई पेस्ट लगा देंगे, कोई चीज़ लगा देंगे, तो हीट उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, वो ज़्यादा डैमेज करेगी आपको। सही। तो ये आपने अगर स्किन जल जाए, पानी गिर जाए, या कोई अक्सर ऐसा होता है कि खाना बनाते हुए कुछ गिर गया, तो ये आपने स्किन जलने की सूरत में ऐसा करना है। फौरी तौर पर आप कुछ अगर ऊपर लगा लेंगे तो जैसा कि हमें बताया जी शाहिद साहब ने कि वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा हम बहुत छोटे छोटे वाक़यात देखते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हुए पैर मुड़ गया, आप सीढ़ियों से गिर गए, उस सूरत में आपको नहीं पता होता बाजू निकल गई है, क्या हुआ है, फौरी तौर पर उसको बांध लेते हैं, पाँव को बांध देते हैं। आप देखें, आप दो चीज़ें आपको अक्सर यहाँ पे नज़र भी आएंगी, आपको माशरे में भी, जब भी कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो जिस शख्स की टांग टूटी होती है उसे भी लोग क्या होते हैं, भाई उठ के चलो, गर्म है अभी, तुम्हें ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, बहादुर बनो, कुछ नहीं होने लगा। नॉर्मली लोग कहते हैं जिस हालत में फौरी बांध दे वहीं की वहीं बाजू, यकीन माने कि उससे जितनी उसकी डिटोरिएशन होगी, यू कैन नॉट इमेजिन, जितना उसका नुकसान उससे हो जाएगा, जितना उसका जख्म जो अंदरूनी जख्म है, जितना वो इफेक्ट हो जाएगा, आपकी सोच है उससे। इसका बेहतरीन हल ये है कि जिस जगह पे उसे जैसे मोच आ गई या आपको कोई और मसला आ गया, तो आप उस जगह को रेस्ट दें, उस पर बिल्कुल आप वज़न मत डालें उसके ऊपर, अनलेस जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते, उसको जाके चेक करवाएं प्रॉपर तरीके से जाके, या इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करें, 1122 आपके लिए अवेलेबल है, ताकि उसको अच्छे तरीके से चेक किया जा सके कि मसला बना किया है। अगर आप उसको खुद उसको आप स्ट्रेच करेंगे, या आप खुद उसको जो है ऊपर वज़न डालेंगे, या आप ये सोचेंगे कि अभी गर्म है तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो जो डैमेज हो गया वो गर्म ठंडे से ठीक नहीं होता, वो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। सही। सर की चोट बड़ा सेंसिटिव मामला है, रोड एक्सीडेंट के सूरत में तो हम देखते हैं अल्लाह ताला रहम करे बहुत ही बुरी तरह डैमेज होता है, बट बच्चे अगर सीढ़ियों से गिर गए, पूरी स्वेलिंग हो जाती है, पूरा हिस्से पे आप देखते हैं ना वो स्किन बाहर सी आ जाती है, और उस सूरत में भी हमें पकड़ के हम गर्म रुमाल करके उसको सेक करने लग जाते हैं कि शायद वो जो जगह बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई है वो कम हो जाए। ओडिमास बन जाते हैं अक्सर, जो है आपने देखा होगा कि जब किसी को चोट इस तरह की लग जाए तो वो घरेलू टोटके तो आपको पता है बहुत ज़्यादा चलते हैं, जो कि डिटोरिएट कर देते हैं। ऐसी सूरत हाल में भी मैं यही आपसे जो है पूरी, बल्कि आपके चैनल के तवज्जो से पूरी इमाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी सूरत हाल में आप जो है ख़ुद ऐसे काम ना करें, बल्कि फौरी तौर पे 1122 को कॉल करें और जो है उस पर हेल्प लें, प्रोफेशनल हेल्प लें। और दूसरी चीज़ जो है, इसमें अगर ब्लीडिंग है, खुदा ना खास्ता उसमें खून निकलना शुरू हो जाता है, तो उस खून के ऊपर अगर आप कोई पट्टी या कोई जो है कोई कोई कपड़ा, कोई मोटा कपड़ा लेके आप उसको ऊपर से दबा के रख दें, तो आप मीनवाइल उसका खून का लॉस रोक सकते हैं। सही। तो क्योंकि ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली उसके लिए वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। फराज अहमद जी मेडिकल टेक्नीशियन हैं, सो फराज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? मिस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी इमरजेंसी कॉल वसूल होती है हम फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्ड करके उसको मैनेज करते हैं। अगर पेशेंट हॉस्पिटल जाने वाला है तो हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, वरना वहीं मैनेज करके उसे घर भेज देते हैं। तो आपको तो सलाम पेश करना चाहिए, आप तो इमरजेंसी की सूरत में पहुंचते हैं। नॉर्मली किस किस तरह के वाक़यात आप रूटीन में देखते हैं, और फिर उनको किस तरह से जो आपका फर्स्ट रिएक्शन होता है, क्या करना होता है? मिस, जैसे हम रिस्पांस करते हैं, हमारा जो मोटर बाइक का औसतन रिस्पांस टाइम है एम्बुलेंसेज और मोटर बाइक का, वो तकरीबन 4.5 मिनट है। ठीक है, हम रिस्पांस करके फ़ौरन ही पेशेंट को जैसे इनिशियल देखते हैं, अगर तो हमें हेल्प की ज़रूरत है कि एम्बुलेंस में इसको शिफ्ट करवाना है, पेशेंट हेड इंजरी का शिकार है, हम साथ ही कॉल कर देते हैं और फ़ौरन उसकी ब्लीडिंग को मैनेज करते हैं, पेशेंट के बाकी जो वाइटल है वो चेक करते हैं। इतनी देर में एम्बुलेंस आती है, हम पेशेंट को शिफ्ट करवा देते हैं। उसकी जो जान का ज़िया, जैसे ब्लीडिंग सर ने बताया कि ज़्यादा लॉस होने की वजह से ना जान का ज़िया हो सकता है, वो डेंजर में जा सकता है। हमारा काम है कि उसको फ़ौरन जाके रिस्पॉन्स करके उस ब्लीडिंग को रोकना। अगर कोई हमें चेस्ट पे मेडिकल की कॉल मसूल होती है, किसी घर में कोई पेशेंट है जिसको चेस्ट में पेन है, हम फ़ौरन जाते हैं, उसके वाइटल लेके, उसकी जो है हिस्ट्री लेके, हम उन्हें फ़ौरन जो है एनजीसीड वगैरह जो हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, हम उन्हें वो दे देते ताकि उनकी ज़िंदगी का जो ज़िया है वो बच सके। जो क्लोट बना होता है उसको वो खलल करके
खून के रवानगी को बेहतर बनाए। जबरदस्त। तो ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है सारी। सर रेस्क्यू की जो एम्बुलेंस है मुझे जरा उनकी खुसूसियात बता दें, क्योंकि हमने कोविड में भी बड़ा देखा कि बड़ा जबरदस्त काम आप लोगों ने किया। हार्ट पेशेंट हो, एस्थमा के पेशेंट हो, रोड एक्सीडेंट के हो, सो इस एम्बुलेंस की खुसूसियत क्या है, क्या क्या कुछ इसमें है? रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है मैडम, इट्स प्री एमरजेंसी ट्रीटमेंट, वो उसका जितना भी वो चीज़ें हैं उसमें मौजूद होती हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन जितनी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको उसमें ट्रॉमा किट है, उसमें AED है, जो आपने देखा होगा कि बिजली के झटके देने वाली मशीन होती है, वो भी हम लोगों के पास अवेलेबल है। उसमें पल्स ऑक्सीमीटर है, उसमें सक्शन यूनिट है, उसमें जो है ग्लूकोमीटर है, उसमें ऑक्सीजन का पूरा सिस्टम है, उसके बीच में एयरवे किट्स हैं, उसमें ट्रॉमा किट्स हैं, उसमें बेतहाशा चीज़ें हैं एम्बुलेंस के अंदर। हर वो चीज़ उसमें अवेलेबल है। आपके लोग भी ट्रेन हैं? जी बिल्कुल, जो ट्रेनिंग जो है वो उसमें ऑब्वियसली है, लेकिन अब इस वक्त हम लोगों का फोकस है कि देखें, माशरा जो है वो जब तक अपना रोल खुद प्ले नहीं करेगा तब तक तमाम महकमे जो हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हर इंडिविजुअल को एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना पड़ेगा इस माशरे को बेहतर करने के लिए। आप सिंपल आप देखें कि बाइक्स का आप देख लें, हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पूरा अपना फोकस है हम लोगों का, हम उस पर काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की आपसे बात करूँ तो इस वक्त जो है तकरीबन पिछले साल में हमने 1 लाख से ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे रिस्पॉन्ड किया है। अगर उसमें देखा जाए तो हेड इंजरी वाले सिर्फ 2% लोग थे उसमें, कि सिर्फ 2% लोग ऐसे थे कि जिनको हेड इंजरीज हुई रोड पे जाते हुए, मोटरसाइकिल पे गिरते हुए। फिर हमने देखा कि ज़्यादा जो प्रॉब्लम आया है, ज़्यादा प्रॉब्लम ओवर स्पीडिंग की वजह से आ रहा है, और जो है वो लोग गिरते हैं नीचे तो उनको इंजरीज दूसरी तरह की। और ये सिर्फ एक बिहेवियर है, तो ये कहीं जल्दी पहुंचने की सूरत है, लोग आदतन ये करते हैं। अभी जैसे गवर्नमेंट उसको 60 की स्पीड पे रिस्ट्रिक्ट किया है बाइक को, बड़ा अच्छा डिसीजन है इनका, बड़ा अच्छा इन्होंने वो किया है, उसको 60 की स्पीड पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऑब्वियसली आप जितना तेज जा रहे होंगे उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा आएगा, आप जितना स्लो जा रहे होंगे उसका इम्पैक्ट उतना कम आएगा। अभी एक इन्होंने स्पेशल बाइक्स के लिए एक लेन बनाई है, अब वो लेन तो बन गई है, जब तक उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। अब वो फॉलो हम लोगों ने करना है, उसे फॉलो हम लोगों ने करना है, जो उस सड़क पे चल रहे हैं उन लोगों ने करना है। अगर ऑब्वियसली आप ये चीज़ों को नहीं देखेंगे जो आपके लिए डेवलप की गई हैं, जो आपके लिए बनाई गई हैं, उन पे आप नहीं एक्ट अपॉन करेंगे तो माशरा फिर उसी तरह होगा जैसे जंगल बन जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, ट्रैफिक हादसा बढ़ते चले जा रहे हैं। हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर शहर लाहौर में कौन सी रोड्स ऐसी हैं। अच्छा, ये चीज़ डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम बीइंग ड्राइवर, मुझे पता हो कि इस रोड पे हादसा होने के चांस ज़्यादा है, रूटीन में ज़्यादा होते हैं, मैंने यहाँ बड़ा केयरफुली ड्राइव करना है। आप जितना मर्जी मोहताज ड्राइविंग कर लें, किसी की गलती आपको भुगतनी पड़ जाती है। तो सर, शहर की कौन सी शाहराएँ ऐसी हैं जो आपको लगता है रूटीन में यहाँ पर हादसा ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे आपको केयरफुल ड्राइविंग करनी? देखिए, अगर डेली हादसा की शरह मैं आपसे बताऊँ तो तकरीबन कोई 250 के करीब हादसा रेस्क्यू पे डेली रिपोर्ट होते हैं जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के मुताल्लिक है। अच्छा। ठीक है, तो उसमें तो तमाम रोड्स ऐसी हैं, ऑब्वियसली वो कोई भी रोड हो, चाहे वो अमेरिका की रोड हो, चाहे वो इंग्लैंड की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, अगर आप उस पर सेफली ड्राइव नहीं करेंगे तो आपका हादसा हो सकता है। जब आप बाइक्स को देखते हैं, जब वो ऐसे ऐसे कट मारते हुए वो ऐसे निकल रही होती है, तो ऑब्वियसली वो अल्टीमेटली अपनी वो जिंदगी के साथ खेल रहे होते हैं, दूसरों को भी साथ अफेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डिफेंसिव ड्राइविंग जो है वो बहुत लाजमी है, चाहे आप किसी भी सड़क पे चल रहे हो। रोड पे बहुत सारे हादसा जो है ना, हमें सिर्फ इस वजह से नजर आ रहे होते हैं कि आप स्पीड लिमिट जो है वो कंट्रोल नहीं रखते हैं, वो चाहे बाइक्स हैं, वो चाहे गाड़ियाँ हैं। जब आपकी गाड़ी की या बाइक की स्पीड कंट्रोल नहीं होगी तो आप हादसे का शिकार हो सकते हैं, अपने साथ साथ आप दूसरों को भी नुकसान का बाइस बना सकते हैं। रूटीन में जो हादसा होते हैं उनमें बाइकर की तादाद ज़्यादा होती है, बाइकर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि गाड़ी पे जो शख्स ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली आप गाड़ी इतनी तेज़ आप सड़क पे चला ही नहीं सकते जितनी ट्रैफिक होती है। जी बिल्कुल। तो उसमें आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत टूटती है और जो है वो आप बच जाते हैं, कम से कम आप सेफ। लेकिन बाइक पे तो हल्का सा भी शख्स गिरता है उससे भी चोट ठीक ठाक। तो बाइक वालों को ज़्यादा मोहतात, तो बाइक वालों को ज़्यादा मोहतात। हमने भी जाने जी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे जी CPR क्या है, इसकी ट्रेनिंग थोड़ी सी आज आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। आप ज़रूर जो है इस चीज़ को फॉलो भी कीजिएगा, हम अपने सोशल मीडिया पेजेस पर भी ये शेयर करेंगे ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत भी करेंगे और अब आपको CPR की ट्रेनिंग भी बताएंगे। सर, CPR की ज़रूरत किनको पड़ती है?
सीपीआई की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जिनकी सांस और जो है पल्स, नब्ज जिसे आप बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें बंद हो चुकी हैं। लेट्स सपोज अगर कोई बेहोश होकर गिर गया है, देखिए अगर उसको सांस आ रही है तो ऑब्वियसली उसका हमें नहीं पता उसको हार्ट अटैक हुआ है, हमें नहीं पता उसका बीपी हाई हुआ है, क्या हुआ है, लो हुआ है बीपी। हाँ जी। तो इस सूरत में आपने पहले सबसे जो रिएक्शन है वो क्या है, आपने उसकी पल्स चेक करनी है? देखिए उसमें सबसे पहले तो उसके वाइटल्स देखे जाएंगे। जब रेस्क्यू टीम पहुंचती है वहाँ पे सबसे पहले उसके वाइटल चेक करती है, उसमें उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है बेहोश शख्स का, अगर उसका सांस चल रहा है तो उसकी शुगर लेवल चेक किया जाता है। तो ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक चीज़ ऊपर नीचे गई होगी तो जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हुए है, तो उसके हवाले से हमारे पास जो है मेडिसिन वो सारा इक्विपमेंट मौजूद होता है ताकि जो है उसे उसी हिसाब से देखा जा सके। हाँ, अलबत्ता किसी शख्स का अगर सांस बंद हुआ है और उसकी सांस नहीं चल रही उस वक्त, तो उसको इमीडिएट बेसिस पे फिर जो है वो सीपीआर पे शिफ्ट किया जाएगा। उसका फौरी तौर पे हमें फराज बताएंगे किस तरह से करना है। ये ट्रेनिंग सबके लिए बहुत ज़रूरी है और जैसा कि हमें शाहिद साहब बता रहे थे, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप घर में पिलो पे भी ये सीख सकते हैं। तो मैं फराज के सामने आ जाती हूँ और क्योंकि मुझे भी ये सीखनी है, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकते हैं अगर आप ये सीख लेंगे। चलिए जी, आगे फराज क्या करना है? पेशेंट जो घर में अचानक ही अनकॉन्शियस हो जाता है, गिर जाता है, हमने सबसे पहले तो डेंजर चेक करना, चाहे वो लेमैन है चाहे वो प्रोफेशनल है, कि कोई आसपास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो खतरा हमें हो। बैठना है, उसके पास उसको आवाज़ देनी है, जो भी नाम है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अगर तो वो आपको रिस्पॉन्स करता है तो इसका मतलब वो अनकॉन्शियस नहीं है। अगर वो नहीं कर रहा तो आपने दोबारा टैप करना है और फ़ौरन कॉल 1122 पे कर देनी है ताकि वो आपके पास जो एडवांस लाइफ सपोर्ट है वो पहुंच जाए। उसके बाद इसको 10 सेकंड के लिए ना लुक LLF होता है, लुक लिसन एंड फील, वो सांस चेक करते हैं और साथ पल्स चेक करते हैं। ठीक है, इस तरह 10 सेकंड तक यहाँ से फील भी होगा और आवाज़ भी आएगी। ठीक है, कि सांस ले रहा है। अगर वो नहीं ले रहा फ़ौरन ही हम CPR करेंगे। CPR करने का जो हमारा तरीका वो ये है कि ये जो लाइन है सेंटर ऑफ चेस्ट है, बिलो द निप्पल लाइन होता है। ठीक है, ठीक है, बिलो द निप्पल लाइन जो हमारा मास्टर हैंड है वो हम उसके ऊपर रख देते हैं, ये पाम, ठीक है, ये उसके ऊपर रख के ये दोनों जो नी है इसके साथ लगा लेते हैं। ठीक है, और फ़ौरन अपने बाजू स्ट्रेट रखते हैं और नी में बेंड नहीं आना चाहिए। इसकी जो डेप्थ है मैडम 2 से 2.5 इंच होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से भी नहीं करना? नहीं मिस। ठीक है, तकरीबन कोई एक रिदम में करना होता है। एक रिदम में करेंगे तभी आप उसी की जान बचा सकते हैं। और एक टाइम में कितनी दफा आपने करना है? मैडम ये 120 दफा, 100 एक मिनट में 100 या 120 दफा करते हैं। ठीक है, और जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए तब तक करते ही रहना है। ठीक है, ये मुसलसल प्रैक्टिस आपको करनी है। बल्कि मैं एक चीज़ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगेगा। ज़िंदगी बचाने का अमल बहुत मुश्किल होता है, उसमें बड़ी एक्सर्शन होती है। जो सिचुएशन होती है कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसमें आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है CPR करने के लिए। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 2 से 3 मिनट कर जाते हैं ऐसे तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ज़िंदगी बचाना एक आसान अमल नहीं है। बिल्कुल, आपने तो इसको सीखें, इसको प्रैक्टिस करें और जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा इसे अच्छे तरीके से। तो नॉर्मली अगर आप ये CPR कर रहे हैं तो कितनी देर में मरीज कॉन्शियस हो जाता है? देखिए इसमें जब तक प्रोफेशनल हेल्प नहीं पहुंचती आपको उस पर वो करना पड़ता है, बार बार करते चले। जी बिल्कुल। अभी कल DHA में एक इंसिडेंट हुआ है, उसमें हमने CPR से एक शख्स को रिवाइव किया, दूसरा रिवाइव नहीं कर सका, दोनों को इलेक्ट्रिक्यूशन हुआ, वहाँ पे वो डिगिंग का काम कर रहे थे, तो उसमें हमने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई है, उसे CPR करके हमने उसे रिवाइव कर दिया। ज़बरदस्त। तो ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा फराज, मुझे आप ये बता दें, घर में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कॉइन मुंह में डाल लेते हैं। आपने बच्चों को घर में खाना दिया, बाइट बड़ी चली गई, बच्चे का सांस नहीं आ रहा, उस सूरत में आपने क्या करना है? लेट्स सपोज ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, उसने चोकिंग कर ली है। अगर तो वो है 1 साल से कम उम्र का, ठीक है, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, फ़ौरन ही अपनी इस बाजू पे ऐसे शिफ्ट करना है उसको। ठीक है, उसको 5 ब्लोज करनी है। ठीक है, हल्का से ऐसे टैप करना है आपने। ठीक है, ठीक है। ये 5 नॉर्मली तो हम बच्चे को इस तरह करते हैं। वो जो करते हैं वो उसके लिए डेंजर हो सकता है, उसके सर्वाइकल कॉलर के लिए। क्योंकि बच्चा होता है, हम इस तरह उसे टैप करेंगे, इस तरह पुश करेंगे, ठीक है, वो फ़ौरन ही जो होगा मुंह में वो निकल आएगा। अगर तो हम फिंगर से देखेंगे पहले कि अगर निकल सकता तो निकाल लेंगे, नहीं तो हम फ़ौरन इसी तरह उसको करके कर देंगे। ठीक है। और ये प्रैक्टिस होती है कि आप बच्चे को पानी पिला दें ताकि वो नहीं, जिसमें चोकिंग वाला बंदा उसका कुछ पिला नहीं सकते। एक चीज़ में भी हमेशा याद रखिएगा कि अनकॉन्शियस बंदे के मुंह में आपने कोई चीज़ नहीं डालनी, वरना उसके हल्क में फंस जाएगी, उसे चोकिंग कर देगी, उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। सही सही। अच्छा, समटाइम ये भी होता है कि बच्चा नाक में कोई चना वगैरह फंसा लिया, कोई मोती फंसा लिया, उस सूरत में क्या करना है आपने?
नाक के अंदर जो चीज़ें फंस जाती हैं समटाइम, वो चना या इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें वो ऑब्वियसली आपका एक सिस्टम बना हुआ है, वो इतना नहीं है, उसके लिए आप डॉक्टर के पास ले फौरी तौर पे रेस्क्यू को आप कॉल कर दें, लेकिन उसको भी आप छेड़ने की कोशिश ना करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा पानी में गिर गया है तो उसके लिए आपका फर्स्ट एड क्या हो सकती है, क्या करने हैं? अगर तो वो पानी में गिरने के बाद बेहोश हो गया तो हम सीपीआर पे उसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसको जो है हम सीपीआर से पुश करेंगे ताकि जो उसका दिल बंद है वो चल सके और उसके बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, साथ ऑक्सीजन वगैरह लगा देंगे। सही, बच्चों के सीपीआर का भी तरीकेकार यही है कि उनका आपने नहीं, बच्चे जो छोटे होते हैं मींस के जो 0 to 12 मंथ तक होते हैं, उनका जो हमने फिंगर से करते हैं, ये जो 2 अंगूठे थंब ये सेंटर ऑफ चेस्ट पे रख के ये इसके साथ करते हैं। ठीक है, जो बड़े होते हैं उनका वही यानी 6 मंथ तक बच्चों का हम इस तरह से कर सकते हैं जी। दोबारा से करके दिखा दें। लेट्स सपोज ये छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, ये जो फिंगर है मींस के हम उसे ऐसे पकड़ेंगे बाजू पे, ये फिंगर के साथ जो है हमारा थंब है, थोड़ा सा कैमरे की तरफ मूव मास्टर जो थंब है इसके साथ हम ऐसे और बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना आपने। रोते रोते बच्चे का सांस चला जाता है जी, तो उसमें क्या कर रहे हैं? अगर उसका सांस चला गया तो हम फौरन उसे ऑक्सीजन देते हैं। हाँ, वो मुंह से भी कहते हैं ना बच्चे को सांस खींचे तो सांस बाहर, वो इसलिए वो रेस्क्यू ब्रीथ होती है। वो उसके नोज को पिंच करके पूरे होल्ड करके उसके जरिए हमने देनी पड़ती है। साथ कोई बैरियर वगैरह रख लें, यानी टिश्यू वगैरह सेंटर में, ताकि जो आप अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड भी होता है खुद तो बच्चे को ना कर सके। अच्छा, ये होता है सर, अक्सर हम बच्चे को जोर जोर से ना हिलाना शुरू कर देते हैं कि शायद इसका सांस आ जाए, उल्टा करके हाथ किस तरह करना शुरू। देखिए, जब सांस बंद हो गया तो उस सूरत में आपने सिर्फ सीपीआर देना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। अगर सांस बंद हो गया उसका तो ठीक है, और सांस बंद आपको कायदा महसूस होगा, उसकी चेस्ट राइज एंड फॉल रुक जाएगी। अच्छा, उसका सांस आना बंद हो जाएगा। समटाइम साइकोलॉजिकल भी ऐसे होता है कि आपको फील हो रहा है कि बच्चा बिल्कुल अनकॉन्शियस हुआ पड़ा है। ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, ऐसा हो जाता है, बहुत तेज बुखार हो उसमें यह कि अगर उसकी सांस चल रही है तो यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव हिम द सीपीआर। ठीक है, और उसमें आप फिर प्रोफेशनल हेल्प को आप सीख करेंगे उसमें। और अगर उसकी सांस बंद है तो इमीडिएट इंटरवेंशन आपको करनी पड़ेगी, आपको सीपीआर देना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट 5-6 मिनट्स हैं अगर उसमें सांस उसकी बंद हुई तो उसकी डेथ हो जाएगी। सही। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ शेयर की, जो कि आपको फर्स्ट एड की सूरत में करनी है। सो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से ये कीजिए। अगर आप प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपके लिए नहीं, कहीं पर बाहर किसी के लिए, आप अगर किसी की ज़िंदगी बचा लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अपने मेहमानों जी सर कहना चाहूँगा कि रेस्क्यू स्टेशन, आपका जो भी करीबी रेस्क्यू स्टेशन है, आप उसमें रब्ता करें जाके, और जो है वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। ये रेस्क्यू स्टेशन आपके अपने स्टेशन है, हम आपके लिए मौजूद हैं वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा जिसको आप कहीं पे भी शो कर सकते हैं, एज ए फर्स्ट एडर काम कर सकते हो सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर। तो आप सबसे इल्तमास है कि माशरे को महफूज बनाने के लिए रेस्क्यू 1122 का साथ। तो जब आपको इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी दी जा रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सबको ये ऑफ़र जो है इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर आप किसी की ज़िंदगी बचा लेंगे तो इससे बड़ा कारनामा और क्या हो सकता है। सो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त तो इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन बड़ा स्पेशल और अहम सेगमेंट होता है जी, हम आपकी बर्थडे को स्पेशल बनाते हैं। तो इसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिखा दें जिनकी कल बर्थडे है। अगर आपकी फैमिली में किसी की बर्थडे है, किसी दोस्त की बर्थडे है, तो आप उनकी बर्थडे को स्पेशल बना सकते हैं। सो आपके साथ हम नंबर शेयर करें, इस नंबर पर आप हमें अपनी पिक्चर्स व्हाट्सएप करें और साथ ही साथ अपना नाम भेज दें। कल के प्रोग्राम में आपकी बर्थडे लिस्ट में आपका नाम भी शामिल किया जाएगा और आपकी सालगिरह को भी इसी तरह से स्पेशल बनाया जाएगा। सजेशन हमें ज़रूर भेजें, फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। इसके साथ साथ अगर आप में कोई टैलेंट है तो अपना टैलेंट भी ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आप ही हमारे मेहमान हों और आप ही प्रोग्राम का हिस्सा हों। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।